नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की गई परिचालक भर्ती परीक्षा, इसकी तिथि थी 23/8/2015 को। तो दोस्तों, इस परीक्षा के हम गणित के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये भाग 4 है। इससे पहले पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग कंप्लीट करा दिए गए हैं और तीनों भागों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने उनको कंप्लीट नहीं किया है, उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं और फिर इसके बाद मैथ के सेक्शन को। इस प्रकार दोस्तों आपका परिचालक का पेपर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक, तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 111वां नंबर। राम ने एक व्यवसाय ₹50,000 लगाकर शुरू किया। 3 महीने पश्चात श्याम ने भी 50,000 लगाकर उसी व्यवसाय में साझेदारी की। उसके 3 महीने पश्चात कृष्णा ने 75,000 लगाकर उसी व्यवसाय में साझेदारी की। 1 वर्ष पूरा होने पर तीनों के साझेदारी में लाभ का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर 3 बंदे हैं, राम, श्याम और कृष्णा। जैसा कि आप लोगों को पता हो कि दोस्तों जब साझेदारी के प्रश्न करते हैं तो जो टाइम पीरियड होता है और जो रकम होती है उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो और तीनों का के टाइम पीरियड और रकम का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उनका रेशियो निकल आता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ 50,000, इसने भी 50,000 और कृष्णा ने 75,000 लगाए। तो दोस्तों यहाँ पर 1000 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कट जाएगा, इसीलिए सीधे 50 लिखेंगे हम राम की रकम, 50 लिखेंगे हम श्याम की रकम और 75 लिखेंगे कृष्णा की रकम। 1000 भी लगा देंगे, 3 जीरो आपस में कट जाएंगे। रेशियो निकालना है ना हम लोग को, इस तरह हो गया। अब टाइम पीरियड कितना है दोस्तों? वर्ष के पूरा होने पर पूछा है, तो 1 साल का समय है, यानी 12 महीने तक लगाया रहा राम। कृष्णा ने श्याम ने 3 महीने बाद उससे लगाए 9 और कृष्णा के 3 महीने बाद श्याम के 3 महीने बाद कृष्णा आया, यानी ये 6 महीने। अब दोस्तों यहाँ 25 से इसको काट देंगे। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 × 75। अब इसके बाद 3 से कटेगा, 3 का ये चला गया, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। फिर इसके बाद 2 से ये 2 गया, ये 2 गया और यहाँ 3 आ जाएगा। तो दोस्तों जो अपना रेशियो निकल के आ रहा है वो 4:3:3, यानी आपका ऑप्शन पहला जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 112वें प्रश्न में दोस्तों कह रहा है, एक ऑटो रिक्शा द्वारा यात्रा करने पर एक स्थिर दर समेत प्रति किलोमीटर की एक परिवर्तित रकम चुकानी पड़ती है। यदि 15 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कुल रुपए 135 लगे और 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 215 लगे, तो 35 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितने रुपए लगेंगे? दोस्तों यहाँ पर एक स्थिर रकम P मान सकते हैं हम लोग और जो परिवर्तित रकम है वो Q। तो दोस्तों P रकम तो हमको देना ही देना है कितना भी किलोमीटर चले, और Q रकम पर किलोमीटर के हिसाब से देनी है। तो दोस्तों 15 किलोमीटर चलेंगे तो 15Q बराबर कितना रुपए लग रहा है? 135। ठीक, एक इक्वेशन ये हो गया। उसी प्रकार P + 25 किलोमीटर जाने पर पैसा देना पड़ रहा है 215। तो दोस्तों यहाँ पर हम दूसरे इक्वेशन से पहले इक्वेशन को घटा देंगे। P से P कट जाएगा, 25 में से 15 चला जाएगा, यानी 10Q आएगा। ठीक, और यहाँ साथियों आपका 215 और में से 135 घटेगा तो 65 इधर बचेगा, 15 यानी 80 हो जाएगा। तो आपकी जो Q की वैल्यू निकल के आई दोस्तों, यहाँ से आपकी 8 निकल के आई। ठीक, Q जो है आपका 8 निकल के आ गया। और अब दोस्तों अपन लोगों को P निकालना है, तो P यहाँ जो है 8 रख देंगे तो 15 × 120, 135 में से 120 चले जाएंगे तो P की वैल्यू 15 निकल आएगी। ठीक, ये आपकी P और Q की वैल्यू निकल आई। अब आपको निकालना है कि 35 किलोमीटर की यात्रा करने में कितने रुपए लगेंगे। तो P + 35Q इतने ही रुपए तो लगेंगे। तो P की वैल्यू दोस्तों 15 है और 35Q की वैल्यू आपको 8 निकल के आई। 8 का 35 में गुणा करेंगे, 8 × 5 = 40, हासिल 4, 8 तिहाई 24 और 4 28, यानी 280। इसमें 15 जोड़ना है जो कि P की वैल्यू है। तो दोस्तों 280 + 15 295, यानी आपका D ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 विद्युत चालित मशीनों की घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट और 120 मिनट
बाद बजती हैं। यदि चारों मशीनों की घंटियाँ एक साथ दोपहर 12 बजे बजी हों तो पुनः एक साथ कब बजेंगी? दोस्तों पुनः एक साथ तभी ये बज पाएंगी जब इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, तो तीन जो चार घंटियाँ हैं 30, 60, 90 और 120, इनका एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप सबसे पहले 10 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ क्योंकि 10 सब में है तो 3, 6, 9 और 12 आ जाएगा। इसके बाद 3 से करते हैं तो 1, 2, 3 त्रिकाली 9 और 3 चौका 12। फिर 2 से करते हैं तो दोस्तों यहाँ 1, 1, 3, 2, फिर 2 और 3 से और करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो एलसीएम आएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 36 और 10 का गुणा होगा 36 में, तो 360 मिनट बाद दोस्तों ये आपस में फिर से एक साथ बजेंगी। 360 मिनट है, घंटे में बदलेंगे दोस्तों 60 का अपन को डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो 6 6 36 यानी 6 घंटे बाद ये पुनः बजेंगी। यानी दोपहर में 12 बजे बज रही थी तो शाम को 6 बजे ये फिर से एक साथ बज जाएंगी। यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 114वें प्रश्न में कह रहा है कि एक गाड़ी में 25 लीटर पेट्रोल डालने में 375 किलोमीटर की दूरी की जा सकती है। ठीक, तो 55 लीटर पेट्रोल डालने पे कितने किलोमीटर की दूरी? तो 25 लीटर में दोस्तों जा रहा है 375। तो 55 में दोस्तों तो 1 लीटर का निकाल लेंगे, 375 डिवाइडेड बाई 25 गुणे 55। ठीक, अब इसको दोस्तों अपन लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपका जो सॉल्व करने पर आएगा 825 किलोमीटर। तो दोस्तों 55 लीटर में 825 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोई घर के खर्च पर, ठीक, फिर इसके बाद कहता है कि 20% भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर, 8% भाग अपने परिवार की बीमा राशि के भुगतान पर, 17% भाग घर की अन्य सुविधा वस्तुओं पर खर्च करता है। यदि वह 6,000 रुपये की बचत करता है तो उसका मासिक वेतन बताना है। तो पहले तो दोस्तों यहाँ कह रहा कुल आय का 15%, कुल आय का 20%, ये भाग बता दिए, यानी टोटल कितने भाग उसने खर्च कर दिए। ये 15 और 20 इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों 35% ये आ जाएगा, और ये 17 प्लस 8 इन सबको जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल, यहाँ दोस्तों ये 25, 35 ये सब मिलके आपका 60% भाग आ जाएगा कि ये 60% भाग टोटल खर्च कर देता है। तो बचाता क्या है? 40% भाग। ठीक, ये इसका बच रहा, और 40% इसकी वैल्यू ही 6,000 इसने दे रखी है। तो कुल मासिक वेतन यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर 40% की 6,000 दे रखी है, तो 100% की 6,000/40 मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। ठीक, तो 0 से 1 0 चला गया तो यहाँ 15 आ जाएगा, 15 चौके 60 होता है, 0 यहाँ पर 1 0 3 0 आ जाएंगे, यानी टोटल उसकी जो मासिक आय है वो 15,000 है। ठीक, इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दोस्तों दिया है 2 दोस्तों ये ए है, यहाँ पर 2a बराबर 3b। ठीक, क्योंकि यहाँ रेशियो वाला क्वेश्चन है। 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c, तो c रेशियो a का वैल्यू बताना है। तो 2a बराबर यहाँ पर 3b निकल के आया, और यहाँ 4b बराबर दिया है 5c। तो दोस्तों हम b को दोनों में बराबर किए ले रहे हैं, ऊपर वाले में 4 का गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ 4 का मल्टीपल, और नीचे वाले में 3 का गुणा करेंगे, 3 का मल्टीपल है ऊपर वाले में b का। तो b की वैल्यू बराबर होगी 4 दूनी 8a धन 8a हो जाएगा, और यहाँ बराबर में निकलेगा 4 3 12b। इसमें भी दोस्तों 3 का गुणा होगा तो 12b तो लिखा ही है ऑलरेडी, तो और फिर 3 का 5 में होगा तो
5 3 15 सी। ठीक, तो ए और बी का हमको सी और ए का रेशियो चाहिए, तो सी और ये जो ए है हमने नीचे कर दिया, ये 8 यहाँ रहेगा, 15 जो है 8 के नीचे चला जाएगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 8:15। ठीक, ये यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 हो, इतना दिया है क्वेश्चन में, छूट गया है। तो अपन को लाभ का प्रतिशत बताना है। तो दोस्तों लाभ का जो प्रतिशत होगा वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो 1 आ जाएगा रेशियो लाभ का। और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे यानी क्रय मूल्य जो है इस पे निकाला जाता है लाभ, गुणा 100 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 20% आ जाएगा, यानी आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट 118वें प्रश्न में कह रहा यहाँ पर दोस्तों, यदि दो संख्याओं का योग 137 है और अंतर 143 है तो दोनों संख्याएं क्या होंगी। तो दोनों संख्याएं दोस्तों आपको बतानी है। योग जो है वो 137 है और उन संख्याओं का अंतर जो है वो 43 है। तो दोस्तों इसमें p प्लस q दो संख्या मान ली 137 हो गया और p माइनस q दूसरी का डिफरेंस मान लिया 43 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो 2q बराबर दोस्तों यहाँ पर जोड़ने पर आ जाएगा आपका, दोस्तों पहले हम इसको घटा दे रहे हैं, माइनस करेंगे p कट जाएगा, q जुड़ जाएगा, इसको घटा देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 94, यानी q की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 94 का आधा करेंगे तो 47। ठीक, तो ऐसा केवल ऑप्शन बी में है, यानी आपका जो बी पार्ट है वो सही हो जाएगा, क्योंकि q की वैल्यू आ गई। अब 47 यहाँ पर पुटअप कर देंगे q की जगह, 137 से 47 जब घटाएंगे तो दोस्तों 90 आ जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 है तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैदान का परिमाप दिया गया है इस तरह, ये कोई मैदान है, इसके जो चारों भुजाएं हैं इन्हीं का योग होता है परिमाप। दोस्तों यहाँ पर लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो यहाँ पर हम लंबाई चौड़ाई को जब मानेंगे तो 5x और 3x मान सकते हैं। ठीक, तो परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 5 3 दोनों को जोड़ेंगे x बराबर 480, तो यहाँ 8 दूनी 16 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, x बराबर 16 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी लंबाई निकल के आएगी 150 लंबाई निकल आएगी, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई होगा 30, और 90 जो है आपकी चौड़ाई निकल आएगी 90। तो अब जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों का गुणा कर देंगे, 15 में 135 होता है तो 135, और इसका जीरो दोनों ले लेंगे, यानी 13,500 आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसा पहले ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक छात्र परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर उसके 2 अंक कट जाते हैं। वह कुल 40 प्रश्नों के उत्तर देता है और 100 अंक प्राप्त करता है। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमको गलत प्रश्न निकालने हैं, तो हमने मान लिया x प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, तो सही प्रश्न कितने उसने दिए, 40 टोटल उसने प्रश्न को अटेम्प्ट किया, तो 40 माइनस x ये उसके सही प्रश्न थे। तो यहाँ दोस्तों लिख सकते हैं 40 माइनस x, टोटल उसने इतने प्रश्नों के लिए उसे 4 अंक दिए जा रहे हैं, तो टोटल सही के लिए इतना अंक मिल गया। और दोस्तों यहाँ माइनस करना पड़ेगा या फिर -2 कर देंगे। x क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए -2 दिया जा रहा था, तो यहाँ माइनस लगा दो चाहे यहाँ, ये तो दोस्तों यहाँ x गुणे 2 इतना हो गया, और टोटल उसको जो अंक प्राप्त हुए हैं वो हुए 100 अंक। और इसको दोस्तों जब सॉल्व कर लेंगे, आसान सा इक्वेशन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने पर दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू 10 निकल के आ जाएगी, यानी उसने 10 क्वेश्चनों के उत्तर गलत दिए हैं और बाकी 30 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक कार को 6 घंटे का समय लेता है,
उसी कार्य को पूरा करने में बी को 12 घंटे का समय लगता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर एक साथ कार्य पूर्ण करें तो कार्य के पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों ए है जो है वो 6 आवर लेता है, ठीक, और बी है उसी काम को करने में 12 घंटे का समय लेता है, ठीक। तो दोस्तों मान लो कि जो टाइम ये तो आवर दिए हैं कि इतना टाइम ये काम को करने में लेते हैं। मान लिया कि टोटल काम यूनिट में 12 है, दो एलसीएम मानते हैं दोस्तों दोनों का, 12 यूनिट टोटल काम है। तो अगर ए पूरा काम 6 घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितनी यूनिट काम निपटा पाएगा। तो 12 में 6 का डिवाइड करेंगे, 2 यूनिट दोस्तों पर आवर करेगा, तभी तो 6 घंटे में वो 12 यूनिट कर पाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये 12 घंटे में 12 यूनिट करता है, यानी पर आवर 1 यूनिट काम करता है। तो दोस्तों 1 आवर में दोनों कितना काम करते हैं, दोनों का काम मिला लेंगे तो 2 यूनिट ए करता है, 1 यूनिट बी, तो 3 यूनिट काम किया जा रहा है 1 घंटे में दोनों के द्वारा। टोटल काम 12 यूनिट है, तो दोस्तों जब 1 घंटे में 3 यूनिट तो 12/3 करेंगे तो टोटल जो है 4 घंटे में पूरा 12 यूनिट काम वो लोग ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1 से 20 नंबर, यहाँ दोस्तों नंबर है, नवंबर लिख गया है। 1 से 20 नंबर तक की 1 से 20 नंबर की 20 अंक टिकटों को एक साथ मिला दिया गया और एक टिकट को यादृच्छिक निकाला गया। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई टिकट पर अंक संख्या 3 या 5 का गुणज होगी। तो दोस्तों 1 से 20 तक की संख्याओं में 3 और 5 कितना आ रहा। एक तो 3 आएगा, 3 और 5 के गुणज कौन कौन से आ रहे हैं, 3 आ रहा, 6 आ रहा, 9 आ रहा, 10 आ रहा, 5 का भी लेना है ना हमको, 3 या 5, ठीक। 10 के बाद आपका 12 आएगा, 12 के बाद 15, ये 3 और 5 दोनों का गुणज है। 15 के बाद दोस्तों 18 आएगा, 18 के बाद 20 भी आएगा, ठीक, 3 और 5 के गुणज। तो कितना आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों यहाँ कुछ छूट रहा है, 3 के बाद 6 9 10 12 15 18 और 20। दोस्तों 5 भी हमको लेना पड़ेगा, 3 से हमने डायरेक्ट 6 लिया और एक संख्या 5 भी होगी, ठीक, क्योंकि 5 5 का गुणज है। तो इस प्रकार ये टोटल 9 संख्याएं होगी। तो दोस्तों घटना जो है वो 9 प्रकार से घटित हो सकती है। तो 9 और टोटल घटना कितने प्रकार से घटित हो सकती है, 1 से 20 तक की संख्या, टोटल 20 संख्या है तो 20। तो ये दोस्तों प्रायिकता होगी आपकी 9/20। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 अंकी व छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4 5 6 से भाग देने में प्रत्येक दिशा में 1 शेष बचे। दोस्तों ऐसी संख्या निकालने के लिए इनका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा और +1 जोड़ देना पड़ेगा, लेकिन 3 अंक की संख्या बनानी है तो उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं 4 5 और 6 का सबसे पहले तो एलसीएम अपन लोग लेंगे। तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 5 3, तो यहाँ सब दोस्तों अलग अलग हैं, सबका गुणा कर दे रहे। फिर से डिवाइड करेंगे 2 5 3 से, तो यानी ये वाली संख्याएं ही आ जाएंगी, यानी 5 3 15 दूनी 3 दूनी 60, यानी 60 जो है वो एलसीएम आएगा। +1 जोड़ देते यानी 61 ऐसी संख्या हो जाती है। लेकिन दोस्तों 3 अंकों की जोड़नी है, 3 अंकों की हमको निकालनी है। तो यहाँ पर ये संख्या जो होगी वो 60 k + 1 ये होगी। अब k की जगह 1 रखेंगे तो 61 आएगा, 2 रखते हैं तो 120 + 1 करेंगे तो 121। और दोस्तों ये 3 अंकों की छोटी से छोटी भी संख्या भी है और 4 5 6 से भाग देने पर 1 शेष भी आता है। इस प्रकार यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर 121 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 144 है तथा लघुत्तम समावर्तक 864 है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों फॉर्मूला होता है यहाँ पर पहली संख्या लासा गुणे महासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों पहली संख्या लासा है 144 गुणे महत्तम समावर्तक है 144, लघुत्तम समावर्तक है 864, बराबर करेंगे 96 गुणे सेकंड नंबर। दोस्तों सेकंड नंबर निकालेंगे तो 144 गुणे 864/96 यानी 1296 दोस्तों आपका सॉल्व करने पर आ जाएगा, यानी सी पार्ट सही हो जाएगा।
अब कह रहा है निम्न भिन्नों में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो दोस्तों इसमें सभी ऐसी भिन्न दी गई हैं, ना तो इसमें हम हर बराबर कर सकते हैं, ना तो अंश बराबर कर सकते हैं। तो इनमें दोस्तों सीधे हम डिवाइड करेंगे और दशमलव जो वैल्यू सबसे बड़ी आएगी वही सबसे बड़ी होगी। पहले में 35 डिवाइडेड बाई 36 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.97 2 अंक तक करते हैं। फिर इसके बाद आप अगला जो है वो सॉल्व करेंगे 9/22, तो ये दोस्तों निकल के आएगा 0.41। ठीक, फिर जो है वो 7/16 जब हल करेंगे अपन लोग तो ये 0.43 निकल के आएगा। फिर इसके बाद 2/3 सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.67। तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों यही वाली भिन्न होगी, पहली नंबर की 35/36, क्योंकि इसमें 0.97 निकल के आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 126वें प्रश्न में कह रहा है कि यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है तो उन क्रमिक संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। दोस्तों 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है, तो ये क्रमानुसार लिखेंगे, यानी बीच की संख्या 33 है, आगे की 2 संख्या होगी, पीछे 2 संख्या, आगे 34 होगी और 35 होगी, पीछे जो है वो 32 होगी और 31 होगी। क्योंकि क्रमिक संख्याएं हैं तो दोस्तों यहाँ पर 35 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों 3 से विभाजितता का नियम होता है सभी संख्याओं का सम जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर संख्याओं का सम 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित है। यहाँ दोस्तों सभी संख्याओं का सम ऊपर की तीनों का विभाजित है, नीचे का देखते हैं, चेक करते हैं, यही विभाजित नहीं हो रहा। दोस्तों 3 और 9 है, जोड़ेंगे तब भी ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 अलग और 9 अलग कट ही रहा। 5 4 9 बन जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। 7 2 9 बन जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। 8 अकेला बच रहा, ये 3 से नहीं कटता। इस प्रकार दोस्तों ये 3 से विभाजित संख्या नहीं है। यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ 128वें प्रश्न में कह रहा है एक व्यक्ति ने 3% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए ₹10,000 उधार लिए। 2 वर्ष पश्चात उसे कितना रुपये चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको फॉर्मूला होता है जो चक्रवृद्धि मिश्र धन का ए बराबर होता है P1 + R/100⁴ n मतलब 2 साल, यहाँ पर टाइम पीरियड के लिए दिखाते हैं। यहाँ पैसा लिया था 10,000, ठीक, तो 1 प्लस यहाँ r की जगह रखेंगे 3/100⁴, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऊपर 103 बन जाएगा, एलसीएम लेंगे तो, और नीचे ये 100 में गुणा करेंगे तो 10,000 से 10,000 कट जाएगा। ऊपर आपका बचेगा 103, तो 103 गुणे 103 103 गुणे 103, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो दोस्तों आपका हल करने पे आएगा 10,609, यानी 10,609। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कार का मूल्य 1 लाख हो और उसमें 10% की दर से प्रतिवर्ष मूल्य ह्रास हो रहा हो तो 5 वर्ष पश्चात मूल्य क्या होगा। दोस्तों उसका कीमत है 1 लाख, यानी इस पर 50 चढ़ा दीजिए। अब कह रहा है कि 10% की दर से प्रतिवर्ष ह्रास हो रहा है, यानी पहले वर्ष जो मूल्य रहेगा वो 90/100, यानी 0 से 0 कट जाएगा, 9/10 बचेगा। उसी प्रकार 9/10 अगले वर्ष, उसी बार 9/10 अगले वर्ष, उसी प्रकार 9/10 अगले वर्ष, उसी प्रकार, क्योंकि 5 साल तक घटाना है 10। तो दोस्तों 5 बार ये 10 नीचे आ गया तो 10 से तो ये 1 लाख कट जाएगा। ऊपर 9 5 बार बचा है, इनका गुणा कर देंगे तो जो संख्या आएगी दोस्तों 9 9 81 होगी, 9 9 81, यानी 81 गुणे 81 गुणे 9। तो दोस्तों यहाँ 81 1 का गुणा होगा तो 1 ही आएगा जो इकाई स्थान पर, 9 का गुणा होगा तो इकाई स्थान पर 9 आएगा। तो ऐसा जो आपका उत्तर है वो आपका डी ऑप्शन है, 59,049 आपका सही आंसर आएगा। यहाँ पॉइंट नहीं होगा, ये टोटल 59049 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 व्यक्ति एक दूसरे से 48 किलोमीटर की दूरी पर हैं और दोनों एक साथ एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। यदि एक व्यक्ति जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है दूसरे व्यक्ति के पास 6 घंटे के बाद पहुंचता है तो दूसरे व्यक्ति की चाल बताना है। तो दोस्तों ये यहाँ की जो दूरी है दोनों के बीच की 48 किलोमीटर है, ठीक। और ये जो व्यक्ति है एक की चाल दे दी कि ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और इसकी चाल अपन को निकालनी है।
तो दोस्तों ये 6 घंटे इसको चलाया है और कुछ ये 6 घंटे ये भी चला और यहाँ पर दोनों मिल जाते हैं। तो 6 घंटे में ये 18 किलोमीटर तय करेगा, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल इसकी जो है 3 है और 6 है घंटे, 6 त्रिक 18 किलोमीटर। दोस्तों 48 में से 18 यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ पर 30 किलोमीटर जो है वो ये बी वाला आदमी दूरी तय कर रहा है 6 घंटे में। तो 30/6, क्योंकि अपन को निकालना है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल निकल आएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 131वें प्रश्न में कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई के अनुसार 30 मीटर और 15 मीटर है। इस मैदान को टाइल जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई के अनुसार 2 मीटर और 1 मीटर है द्वारा सीमेंटेड किया जाना है। बताएं ये कि मैदान में कुल कितनी टाइल। दोस्तों पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों का जो भाग दे देंगे एक टाइल्स के क्षेत्रफल से, तो जो वैल्यू आएगी वही। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल होगा 30 × 15, क्योंकि आयताकार है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका 2 × 1 होगा। यहाँ 15 आ जाएगा, 15 225 होता है। ठीक, तो यहाँ पर 225 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 3x + 2 = 16 दिया रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 14 आ जाएगा, जब इससे घटेगा 16 में से 2/3। दोस्तों यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हुआ। यहाँ दोस्तों 16 की जगह आपका 14 होगा। ठीक, तो 3x = 12, x = 3 चौको 12। कभी कभी दोस्तों यहाँ प्रिंटिंग में गलतियाँ हो गई हैं, उसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा, तो यहाँ 4 आ रहा है। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्व ऐसे ही करना है जैसे बताया हमने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ आंसर मैच करने पर यहाँ 2 की जगह 7 है। ठीक, क्वेश्चन मैच करने पर। तो 3x + 7 = 16 है। तो 3x बराबर हो जाएगा 9, x = 3। तो 3 आपका जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुना थी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को अगर ऑप्शन से भी हल करने की सोचें तो हो सकते हैं। बाकी x y मान के दोस्तों x + 5 करेंगे और एक कंडीशन फुलफिल करेंगे, पहला इक्वेशन बन जाएगा। दूसरे में दोनों की आयु x - 5 और y - 5 करेंगे, दूसरी कंडीशन फुलफिल करेंगे और 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, तो यहाँ पर इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता है कि 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। दोस्तों ये चौथे ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे। 5 वर्ष पहले पिता 35 का होगा और पुत्र होगा 5 साल का। ठीक, तो 5 का ये 7 गुना है। ठीक, तो 7 गुनी हो गई। और दूसरी कंडीशन के लिए 5 वर्ष बाद ये 45 का होगा और पुत्र होगा 15 का। तो यहाँ पर ये 3 गुनी है। तो दोनों कंडीशनें फुलफिल हो गई। इस प्रकार आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 गोलों के व्यासों का अनुपात 3:5 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। दोस्तों जो व्यास का अनुपात वही रेडियस का अनुपात होगा, क्योंकि आधी होती है तो दोनों में आधा आधा करेंगे तो उतना ही रेशियो आ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों होता है 4πr²। तो r1² यहाँ 4πr2², दोनों करेंगे ये कट जाएगा। 3 × 9 = 25, यानी 9:5:25, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 35.2 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल। परिधि यानी यहाँ 2πr की वैल्यू दे दी गई 35. दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और आपको निकालना है πr² की। तो यहाँ से दोस्तों r की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे। r की वैल्यू आएगी आपकी 17, यहाँ इसका 35.2 का आधा कर देंगे तो 17.6 आएगा। पाई आपका बटे में चला जाएगा। 17.6 बटे पाई जो है r की वैल्यू आई। तो यहाँ πr², तो पाई का गुणा है इसका स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पर आपको तो पूरा क्षेत्रफल ही निकालना है ना इसको, तो πr² करके निकालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 98.56 आपका सही आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ऑप्शन 4 दिए गए, कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो
तो दोस्तों अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित। दोस्तों 51 विभाजित होता है, 17 से ये विभाजित हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है, ठीक। इस प्रकार ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 137वें प्रश्न में कह रहा है यदि किसी संख्या की 1/3 तथा 1/5 का योग 64 है तो वह संख्या क्या होगी। मान के चलो वह संख्या x है, तो x के 1/3 प्लस 1/5 दोनों निकालेंगे 64, सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे 8, तो यहाँ 15 एलसीएम आ जाएगा। इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो दोस्तों x की वैल्यू आएगी 120, ठीक। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के स्थान पर हमको निकालना है, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह है, तो 50 से जब हम 200 को काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा और 6 चौको 24 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हो 24 का स्क्वायर हो, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 24 आ जाएगा, तो 576 होता है। डी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को और 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसके पास पूंजी का कितना भाग शेष रह गया। तो दोस्तों जो टोटल भाग है वो 1 भाग है उसके पास, 1/4 ये चला गया लड़के में, 1/3 जो है वो चला गया, ये 1/3 है दोस्तों, 1/3 चला गया पत्नी को तथा 1/8 भाग जो है वो पुत्री को चला गया। ये टोटल जोड़ देंगे और 1 भाग से घटा देंगे, तो यहाँ पर उसके पास अब कितना भाग शेष रह जाएगा। तो दोस्तों ये जब इसको हम एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे 24 एलसीएम आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर 7/24 उसका शेष भाग रह जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका पहला पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 140वें प्रश्न में कह रहा है कि 50 मीटर की दौड़ में ए बी से 10 मीटर से पराजित, ए बी को 10 मीटर से पराजित करता है। इसी दौड़ में बी सी को 5 मीटर से पराजित करता है, ए सी को कितने मीटर से पराजित करेगा। तो दोस्तों जितने समय में ए जो है वो 50 मीटर चलता है उतने ही समय में बी जो है वो 40 मीटर चलेगा, क्योंकि 10 मीटर से पराजित हुआ यानी 10 मीटर पीछे रह गया। इन दोनों का टाइम जो है वो सेम है, ठीक। अब नेक्स्ट दूसरे कथन में कह रहा है कि बी सी को, तो बी जो कह रहा है कि बी 50 मीटर चलेगा उतने ही समय में आपका सी चल रहा है, क्योंकि सी जो है आपका 5 मीटर से पराजित हो रहा है तो 45 मीटर चल रहा है, ठीक। तो अब जितने समय में बी 40 मीटर चलता है उतने समय में सी कितना दौड़ेगा। दोस्तों यहाँ अब हम निकालें कि बी 40 मीटर दौड़ेगा उतने समय में सी कितना दौड़ेगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर आपका निकला है बी अगर 50 जितने समय में 50 मीटर चलता है और सी 45 मीटर उतने में चलता है। अगर बी को हम 40 मीटर चलाएं तो उतने ही समय में सी कितना चलेगा, 45/50 करना पड़ेगा, गुणे 40 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बी को हमको 40 मीटर चलाना है। तो 36 मीटर दोस्तों उतने समय में सी चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ए अगर 50 चलता है, बी 40 चलता है, उतने ही समय में सी 36 चलता है। तो जो सी है वो 14 मीटर से हार जाएगा, क्योंकि 50 से 14 कम है 36, क्योंकि ए और सी का निकालना है ना कि ए सी को कितने मीटर से पराजित करेगा, तो 14 मीटर से। यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल बेचे जिसमें कुछ भाग 15% के लाभ पर और बाकी 10 बाकी यहाँ पर 40% लाभ पर बेचे, ठीक। फिर इसके बाद कह रहा है यदि सारे चावल बेचने से उसे कुल, तो दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग एलिगेशन के नियम से लगाएंगे, मिश्रण के नियम से। पहले भाग को उसने 15% के लाभ से भेजा, दूसरे भाग को उसने 40% के लाभ से भेजा और जो टोटल औसत जो लाभ प्रतिशत हुआ वो 25% हुआ। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। तो यहाँ दोस्तों इसको हम, यहाँ पर आपका आ जाएगा 15, जब 40 से 25 घटेगा और यहाँ 25 से जब 15 घटेगा 10 आएगा। तो इसका जो रेशियो निकलेगा वो 3:2, यानी जो पहला पार्ट है वो 3 मात्रा उसकी बेची और दूसरे पार्ट की 2 मात्रा।
तो हमको ये जो दोस्तों पहला पार्ट था, तो हमको निकालना क्या है, इसमें निकालना है 40% लाभ पर उसने कितने चावल बेचा। उसने दो भाग टोटल का 40% लाभ पर बेचा, यानी 2 बटे टोटल हो गया 3 और 2 5, और टोटल था अपना 1000 किलोग्राम था दोस्तों, 100। ठीक, तो ये यहाँ पर आपका इससे जब भाग देंगे तो यहाँ पर 400 किलोग्राम आपका निकल के आ जाएगा। तो आपका बी पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न दोस्तों चित्र से है। निम्न ग्राफ का अध्ययन कीजिए जो यह दर्शाता है कि एक कार ने शहर पी से शहर ओ, क्यू है दोस्तों, यहाँ क्यू तक 350 किलोमीटर की दूरी तय की। इसमें चलने और पहुंचने का समय भी दर्शाया गया। कार ने सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कितनी दूरी तय की। यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ 12 बजे तक, तो ये दूरी 150 था, 150 से ये यहाँ 200 पहुँची, यानी केवल 50 किलोमीटर दूरी तय की है। तो यहाँ पर आपका पहला पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/6 के 1/3 का 5वां भाग 6 है। तो मान के चलो वो संख्या x है, उसका 1/6 का 1/3 का 5वां भाग 1/5 बराबर 6 है। तो वो संख्या दोस्तों आपकी हो जाएगी, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 पंचे 30, 9 और 9 छक्का 54, यानी 540 हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार ये आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 144 में कह रहा पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1/2। ठीक, ये पहली प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। यहाँ पर 20 × 21/2, यानी यहाँ 10 आ जाएगा, 210 हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा 3 बालकों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अंतर 3, 5 और 7 है तो सबसे कम उम्र वाले बच्चे की आयु बताना है। ठीक, तो दोस्तों रेशियो दिया है 3, 5 और 7, तो अगर हम x से तीनों में मल्टीप्लाई कर दें तो उनकी आयु हो जाएगी 3x + 5x + 7x बटे 3 से डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि 3 लोग हैं, तो एवरेज जो है वो 30 है। यहाँ 7, 5, 12 और 3 15x बटे 3 बराबर 30। यहाँ 2, 5, 3 दूनी 6, यानी x की वैल्यू दोस्तों 6 निकल के आई। तो हमें सबसे छोटे वाले की आयु चाहिए, तो 6×3 18, ये 3x है ना, तो 6×3 18, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 बालकों, दोस्तों ये तो हाँ, ये अगला क्वेश्चन है। यदि 3 बालकों की आयु का योग 81 है, 81 हो और उनका जन्म 6 वर्ष के अंतराल में हुआ हो तो सबसे छोटे बालक की आयु क्या हो। तो दोस्तों एक x होगा तो दूसरा x + 6 होगा, और तीसरा जो होगा उसकी भी जोड़ देंगे x + 12, क्योंकि सब में जो डिफरेंस है वो 6 साल का है। तो छोटे बालक की यानी x की वैल्यू निकालनी है और उनकी आयु का योग 81 दिया गया है अपन को। तो यहाँ पर 3x प्लस यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 12 × 6 18 बराबर 81। तो यहाँ दोस्तों जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, यहाँ x की वैल्यू दोस्तों आपकी 21 निकल के आएगी। यहाँ 81 - 18 करेंगे 63/3 का डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 21 वर्ष निकल के आ जाएगी। तो आपका छोटे वाले की आयु जो है वो 21 साल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 प्रश्न कह रहा है यदि पानी की एक टंकी के 2/5 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लगता है तो पानी की टंकी को पूरा भरने में और कितना समय लगेगा। कह रहा और मतलब जो बचे हुए भाग है उसको पूरा भरने में कितना समय लगेगा। 2/5 भाग को भरने में 2 मिनट लगता है, यानी दोस्तों 2 से 2 कट गया, और यहाँ एक भाग को भरने में 5 मिनट लगता है, यानी पूरा जो टंकी है उसको भरने में 5 मिनट लगता है। तो पहले 2/5 भाग उसको भरने में 2 मिनट लगा, यानी जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा -1 से घटा देंगे तो 3/5 भाग रह गया। तो दोस्तों एक भाग भरने में इसको 5 मिनट लगता है, तो 3/5 भाग भरने में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 से, तो 5 कट जाएगा, 3 मिनट लग जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 148 में प्रश्न में कह रहा है एक क्रिकेट मैदान में पुरुष और महिला दर्शकों का अनुपात 3:5 है। यदि पुरुष दर्शकों की संख्या 3780 हो तो महिला दर्शकों की संख्या बताइए। तो दोस्तों 3:5 ये मेल है, मेल की जो संख्या है वो 3780 है, तो फीमेल की बताना है, यानी ये 3 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर। तो इसका आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 6300 निकल के। ठीक।
6300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 149वें प्रश्न में कह रहा है एक व्यक्ति ने अपने बाग में 20-25 पौधे इस प्रकार लगाए कि प्रत्येक पंक्ति के पौधों की संख्या कुल पंक्तियों की संख्या के बराबर। मान के चलो x पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में x पौधे हैं, तो x गुणा x करेंगे, ये टोटल पौधे हैं और टोटल पौधे 20-25 हैं। तो क्या कह रहा है, बाग में कुल पंक्तियों की संख्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, तो ये स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 20-25 का। तो दोस्तों 20-25 का स्क्वायर रूट 45 होता है, तो ये आपका 45 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में आपको 150वें प्रश्न में बताना है एक विद्यालय के 22 शिक्षकों की आयु का औसत 27 वर्ष है। यदि शिक्षकों की आयु के योग में प्रधानाचार्य की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो आयु का औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। प्रधानाचार्य की आयु दोस्तों 22 शिक्षक हैं, ठीक, जो एवरेज है वो है 27 ईयर, ये है। मान के चलो जो प्रिंसिपल 23वां व्यक्ति आया है, 23वां पर्सन जो है वो 27 साल का ही होता तो दोस्तों एवरेज में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसके आने से पर हेड को एक का फ़ायदा हो रहा है। यानी वो 27 से कितना ज़्यादा लेके आया होगा कि सबको एक ज़्यादा दे दे, 23 व्यक्ति हो जाएंगे सब टोटल जब प्रिंसिपल मिलेगा, यानी हर एक को एक का फ़ायदा हो, यानी वो 23 ज़्यादा लेके आएगा, तभी तो सब में बराबर एक बढ़ जाएगा। तो 27 + 23 कर देंगे यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ 50 हो जाएगा, 27 और 23, तो प्रिंसिपल जो होगा वो 50 साल का होगा। दोस्तों बेसिक मेथड से भी लगा सकते हैं, 22 शिक्षकों की आयु का योग निकाल लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 27, फिर प्लस प्रिंसिपल की आयु करेंगे और नीचे 23 का डिवाइड कर देंगे, इस तरह करके x मान के, और जो आपका एवरेज है वो फिर लास्ट में आपका 28 हो जाता बराबर, क्योंकि वैसे भी बेसिक तरीके से ये ज़्यादा आसान रहता है, इसमें तुरंत दोस्तों बिना कोई किसी कैलकुलेशन ही निकल आता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपका 50 ईयर्स आंसर होगा, डी ऑप्शन। तो यहाँ तक दोस्तों आपके क्वेश्चंस थे जो कि परिचालक परीक्षा में मैथ के क्वेश्चंस थे, यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं और ये इसी के साथ ये पेपर भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लेखपाल के पेपरों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।